एक जटिल यौगिक के निर्माण को पहले अच्छे से समझाएंगे। उस जटिल यौगिक के निर्माण को समझने के बाद इस चैप्टर का हर एक टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि वो आपको एक बेस प्रदान कर देगा। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में डायरेक्ट इसके टॉपिक का स्टार्टिंग हो जाता है और स्टूडेंट के ऊपर ये चैप्टर जाने लगता है। हमारे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर जाने वाला नहीं है, अगर आप अच्छे से ध्यान देकर समझने जा रहे हैं तो। देखिए, एक यौगिक है जिसके बल पर हम ये पूरा चैप्टर का हर एक टर्म आपके माइंड में एकदम आसानी से फिट करेंगे। और वो यौगिक है एक जटिल यौगिक K4FeCN का होल 6। इस यौगिक का पहले हम आपके सामने निर्माण समझाने जा रहे हैं कि इसका निर्माण हुआ कैसे। आपको बता दें कि इस जटिल यौगिक का निर्माण तीनों बंधन से हुआ है, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है यौगिक का जिसमें तीनों बंधन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड है और तीनों आपके सामने धीरे धीरे आएगा। इसमें जो जो अवयवी परमाणु है, आप सभी स्टूडेंट इसको बताने का क्षमता रखते हैं। इसमें पोटेशियम 19 होता है, 2 8 8 1, आयरन 26 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में भी आप बता सकते हैं डी ब्लॉक के अनुसार, आर्गन 3d6 4s2 या 4s2 3d6। इसके बाद कार्बन का 624, केवल हमको ऑक्टेट दिखाना है आप लोग को, और नाइट्रोजन 725। तो यहां देखा जाए ये जटिल यौगिक इस तरह से ज्यादा अपने कंपोनेंट आयन में ज्यादा से ज्यादा इतना ही टूट सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही। ये जटिल भाग अब नहीं टूटने वाला है। तो इसमें एक आयन बना पोटेशियम आयन और एक बना हेक्सासाइनोफेरेट आयन। तो यहां पर हम सबका ऑक्टेट पूरा होते हुए दिखाने जा रहे हैं। पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में एक है, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा तो इसका अष्टक पूरा है, कोई दिक्कत। लेकिन Cn जो साइनाइड आयन है उसके बारे में हम अलग से समझा दे रहे हैं। C के बाह्यतम कक्ष में 4 होता है और N के बाह्यतम कक्ष में 5 होता है। आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का अष्टक नहीं पूरा हुआ। तो कार्बन का अष्टक 7, यहाँ 7 ही है, अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो इसको अलग से एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको अलग से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस पर तुरंत -4 आ जाएगा। इस यौगिक में 6 साइनाइड आयन है, तो 6 Cn को 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, अलग से चाहिए, जिसमें से 4 पोटेशियम आयन से मिलने की संभावना है। 4 पोटेशियम, एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 पोटेशियम। अभी भी इस पूरे यौगिक में कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो है आयरन। तो 2 ये देगा और 6 ये देगा, सॉरी 4 ये देगा, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी यहां इस पूरे यौगिक का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बनने जा रहा है अब। और आपको अच्छे से इतना समझ में आ गया कि इस पूरे यौगिक में पोटेशियम एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आयरन यहां पर 2 धनात्मक आवेश उत्पन्न करेगा और पोटेशियम 4। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन कहां गया? हर कार्बन की का अष्टक पूरा करने के साइनाइड आयन। तो एक साइनाइड आयन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए। वैसे ही
हर साइनाइड आयन अपना अष्टक पूरा करेगा। तो हम इस पूरे यौगिक में सबके अष्टक को पूरा करते हुए लगभग दिखा दिए, एक तत्व को छोड़कर, और वो कौन? आयरन। आयरन का अष्टक अभी तक पूरा नहीं है। तो यहां पर हम आयरन का भी अष्टक पूरा करके दिखा रहे हैं, बहुत जल्द देखा जाए। यहां पर हर कार्बन पर क्यों ऋण आवेश है, आप लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ऐसा साइनाइड आयन 6 है। अब ये जो आयरन है, एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हर साइनाइड आयन से ग्रहण करेगा, हर साइनाइड आयन से ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा, 6 उप सहसंयोजक बंधन। तो आयरन के बारे में जरा सोचा जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया था, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 26 से घटकर हो गया 24, और 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि 12। 24 और 12 कितना हो गया? 36। 36 किसका होता है? क्रिप्टन। कोई भी तत्व अपने निकटतम नोबेल गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वो अस्थायी हो जाता है, यही नियम है। तो लगभग ये दोनों साझेदारी करके पूरा कर लिया अपना स्टॉक, लॉस करके पूरा कर लिया, अपना स्टॉक प्राप्त कर लिया त्याग करके, और ये जो है उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करके 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्रिप्टन के बराबर पूरा कर लिया। अब आपको दिखा दे हम कि देखिए इसके और इसके बीच, इसके और इसके मध्य विद्युत संयोजक बंधन बना है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और इस पूरे के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। सहसंयोजक बंधन साइनाइड आयन में बना है। C और N के बीच ये जो बंधन है, ये सहसंयोजक बंधन है, त्रिसहसंयोजक बंधन, और इसके बीच उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक ही यौगिक में तीनों बंधन वर्तमान है, एक त्याग ग्रहण वाला आयनिक बंधन, एक साझेदारी वाला सहसंयोजक, और एक उप सहसंयोजक। यहां पर ये 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल कर देगा, 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल कर दिया, टोटल कितना माइनस बचा? ये चारों माइनस बाहर निकल कर आ गया। और अब आप सभी स्टूडेंट, ये उप सहसंयोजक यौगिक मात्र इतने ही डिस्कशन से पढ़ने के लायक है, समझने के लायक। क्या है उप सहसंयोजक यौगिक? यही है उप सहसंयोजक यौगिक, जिसमें एक केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन धनात्मक या ऋणात्मक समूहों के उप सहसंयोजक बंधन द्वारा घिरा होता है। जटिल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। इसी आयन के उपस्थिति मात्र से, इसी जटिल यौगिक के इसी भाग के उपस्थिति मात्र से, इसको जल में घुलने पर, किसी घोलक में घुलने पर, ये अपने अवयवी आयन में वियोजित नहीं होता। यही है यौगिक का जटिल भाग, और इसी से इसका नाम पड़ा है जटिल आयन, क्योंकि ये जल में घुलने पर अपने अवयवी आयन में वियोजित नहीं होता है। इसमें कौन कौन आयन है? इसमें साइनाइड आयन है, इसमें फिर मतलब लोहा का आयन है, आयरन का, ये अपने अवयवी आयन में नहीं टूटता है, वैसे ही रह जाता है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो शुरू हो रहा है आपका चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत आप जटिल यौगिकों का या उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उप सहसंयोजक रसायन कहलाता है। और उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जिनको किसी घोलक में घुलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, जटिल यौगिक या जटिल लवण या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको जटिल यौगिक का सारा डिटेल देने जा रहे हैं, तब हम जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर समझा पाएंगे।
तो सारा डिटेल क्या है जटिल यौगिक का, कि किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है। एक भाग का नाम होता है आयनन परिसर और दूसरे भाग का नाम होता है समन्वय परिसर। तो एक होता है आयनन परिसर और एक समन्वय परिसर। ये है आयनन परिसर IS आयनाइजेशन स्फीयर और ये है समन्वय परिसर CS कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है, एक समन्वय परिसर और एक आयनन परिसर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनन परिसर कहलाता है और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो समन्वय परिसर। समन्वय परिसर में भी दो चीज होता है, एक होता है केंद्रीय धात्विक परमाणु सेंट्रल मेटालिक एटम और एक होता है संलग्नी। संलग्नी जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। तो ये है संलग्नी, ये है केंद्रीय धात्विक परमाणु, ये पूरा है समन्वय परिसर और ये है उप संसर्जन परिसर, मतलब आयनन परिसर। उप संसर्जन परिसर के बाहर वाला भाग। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लिए तो जो पूछा जा रहा है बस फुल स्पीड में जवाब देते जाइए। पहला यौगिक आपके सामने आ रहा है CO NH3 का होल 6 Cl3। जल्दी से बताया जाए इसमें आयनन परिसर में कौन है? Cl3, यानी कि जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो आयनन परिसर। आयनन परिसर में Cl3 है, समन्वय परिसर में CO और इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन है? कौन है? संलग्नी। क्लियर? कौन है इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु? कौन है संलग्नी? कौन है आयनन परिसर में? कौन है इसमें संलग्नी? कौन है केंद्रीय धात्विक परमाणु? Fe। ठीक है। और कौन है इसमें आयनन परिसर में? कोई नहीं। ठीक है। ये नहीं कि रट जाइएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। जल्दी से इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है और संलग्नी CO यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखेगा, इस तरह से रखेंगे कोबाल्ट और बराबरी में लिखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन का बोध होगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक उदासीन अणु है। आपको बताया जा चुका है कि यहाँ निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, जो आ चुका है बहुत बार। अब यहाँ जब आप इतना परिचय ले लिए तो आइए अब जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर, जो इंपॉर्टेंट है आपके 10+2 लेवल के एग्जाम के लिए। तो जटिल लवण और द्विक लवण में कुछ भी सुनने से पहले एक नजर, ये सभी जटिल लवण है, जटिल यौगिक। और एक एग्जाम्पल द्विक लवण का आप सभी के एग्जाम मतलब माइंड में है, वो है फिटकिरी, पोटास एलम, जिसका फार्मूला K2SO4 8.24। आज के बाद द्विक लवण, जैसे ही नाम सुनेंगे द्विक का मतलब दो, वैसा लवण जिसका निर्माण दो लवण के मिलने से होता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट आज के बाद जिसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे तुरंत कहेंगे वो जटिल यौगिक है, जटिल लवण। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पहचानने का नियम जटिल लवण जटिल यौगिक का। और द्विक लवण को पहचानने का नियम है कि उसमें दो लवण आएगा, दो लवण की उपस्थिति दर्ज करेगा। जैसे आज के बाद अगर हम आपसे मान लीजिए आप कहीं देख लिए किसी बुक में KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2O, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड दो साल्ट आ गया, मतलब नो डाउट ये द्विक लवण है ही। तो अब इसका अंतर समझने के लायक आप है। वैसे यौगिक जिसको जल में घोलने पर, किसी घोलक में घोलने पर वे अपने अभी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं,
अपना अस्तित्व हमेशा वर्तमान रखते हैं, कभी खोते नहीं हैं, तो वो जटिल यौगिक या जटिल लवण कहलाते हैं। और द्विक लवण उसे कहते हैं जो हमेशा घोलक किसी घोलक की उपस्थिति में अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे ये टूटेगा तो 2K प्लस 4 माइनस माइनस, ये टूटेगा तो एल्युमिनियम 3 प्लस 4 माइनस माइनस, यानी हर लवण जो दो लवण है वो अपने भी अवयवी आयन में वियोजित हो ही जाएगा। तो जो घोलक की उपस्थिति में अपने अवयवी आयन में वियोजित नहीं होता है वो जटिल लवण, और जो हो जाता है, और जो यौगिक या लवण अपने मतलब जटिल आयनों का भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, या अपने अवयवी आयनों का भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, वो जटिल यौगिक होता है। और जो अपने आयनों या यौगिकों का गुण मतलब भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, दिखाता है, वो कहलाता है द्विक लवण। पूरे जटिल यौगिक में पूरे रासायनिक सूत्र में कुछ भाग मतलब बड़े कोष्ठक में दर्शाया जाता है। पूरे रासायनिक यौगिक में यौगिक का कुछ भाग बड़े कोष्ठक में दिखाया जाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये यौगिक का जटिल भाग है। जबकि इस द्विक लवण में पूरे यौगिक के रासायनिक सूत्र को एक साथ लिखा जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है द्विक लवण और जटिल लवण। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स संकुल का, जिसका परिभाषा सुनने के बाद आप कभी आज के बाद नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम दिखा कर सुना रहे हैं। वैसे रासायनिक समूह या मूलक जिसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन बहुत से उदासीन या धनात्मक या ऋणात्मक समूहों के उपसंश्लेषक बंधन से जुड़ा होता है या बंधा होता है या घिरा होता है, कहलाता है संकुल। यानी वैसे रासायनिक समूह जिसमें एक केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन या धनात्मक या ऋणात्मक समूहों के उपसंश्लेषक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, संकुल कहलाता है। ये संकुल तीन प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक संकुल, एक ऋणात्मक संकुल, एक उदासीन। धनात्मक संकुल का मतलब निश्चित तौर पर उस पर धन आवेश होगा, देख सकते हैं। ऋणात्मक संकुल जिस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन संकुल का। तो ये उदासीन संकुल का एग्जाम्पल है, ये धनात्मक संकुल और ये ऋणात्मक। तो एक बार अंतिम में जल्दी से बता दीजिए, इस यौगिक में संलग्नी कौन है? CO। और इस यौगिक में संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु। आयनन परिसर में कौन है? इसमें आयनन परिसर में एक हो। क्लियर? चलिए तो जल्दी से एग्जाम्पल लिख लिया जाए।